हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशिक यंत्र की विभेदन क्षमता के बारे में। ध्यान से समझिएगा, विभेदन क्षमता क्या होती है प्रकाशिक यंत्र की। अध्याय 9 में जो पिछला चैप्टर था आपका, उसमें आपने दूरदर्शक के बारे में पढ़ा है, दूरबीन के बारे में आपको टेलीस्कोप के बारे में पढ़ाया गया था। दूरदर्शी का कोणीय विभेदन इसके अदृश्यक से निर्धारित होता है। जो दूरदर्शी है, टेलीस्कोप है, वह कितने अच्छे से दो वस्तुओं के बीच में अंतर कर सकता है, कोणीय विभेदन कर सकता है, यह निर्भर करता है उसके अदृश्यक पर। उसका ऑब्जेक्टिव कैसा है, उसका अदृश्यक कैसा है, इस पर डिपेंड करता है दूरदर्शी का कोणीय विभेदन। तो दूरदर्शी का कोणीय विभेदन जो है, इसके अभिदृश्यक से निर्धारित होता है। अदृश्यक द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब में जो तारे विभेदित नहीं हो पाते हैं, अदृश्यक जो है, ऑब्जेक्टिव जो आगे लगा है, ऑब्जेक्टिव अदृश्यक जो उत्तल लेंस से बना होता है, ठीक है, इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, जो इमेज बनता है, उसमें जिन तारों में अंतर नहीं किया जा सकता है, जो देखने में एक दूसरे के बहुत नज़दीक है, जिनमें डिफरेंस नहीं किया जा पा रहा है, उसके लिए क्या करेंगे? तो अदृश्यक द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब में जो तारे विभेदित नहीं हो पाते हैं, वे नेत्रिका द्वारा, आईपीस के द्वारा, वे नेत्रिका द्वारा उत्पन्न आवर्धन द्वारा भी विभेदित नहीं हो सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि अदृश्यक के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब में जो तारों में अंतर नहीं किया जा सकता है, जो तारे विभेदित नहीं किए जा सकते हैं, वे नेत्रिका द्वारा उत्पन्न आवर्धन द्वारा भी विभेदित नहीं किए जा सकते हैं। मतलब यहाँ पे मेन फोकस किस पर है? अदृश्यक पे है। अदृश्यक का मेन क्वालिटी है यहाँ पे, क्योंकि अदृश्यक अगर प्रतिबिंब में अंतर नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ पे नेत्रिका द्वारा उत्पन्न आवर्धन द्वारा भी अंतर नहीं हो पाएगा। तो स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि अदृश्यक द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब में जो तारे विभेदित नहीं हो पाते हैं, जो तारों में डिफरेंस नहीं किया जा सकता, वे नेत्रिका द्वारा उत्पन्न आवर्धन द्वारा भी विभेदित नहीं हो सकते हैं। नेत्रिका का उद्देश्य क्या होता है? नेत्रिका का प्रारंभिक उद्देश्य अदृश्यक द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब को और अधिक आवर्धित करना होता है, और अधिक मैग्नीफाई करना होता है। नेत्रिका का प्रारंभिक उद्देश्य है कि अदृश्यक ने जो प्रतिबिंब उपलब्ध कराया है, अवेलेबल कराया है, उसको और अधिक बड़ा करके दिखाए और अधिक मैग्नीफाई करके दिखाए। अदृश्यक पर डिपेंड करता है कि वह प्रतिबिंबों में अंतर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो दो नज़दीक नज़दीक वस्तुओं को एक दूसरे से अलग शो करना, अलग अलग दिखाना, यह अदृश्यक का काम है। नेत्रिका केवल उसको बड़ा करके दिखाती है। ठीक है? तो दूरदर्शी का कोणीय विभेदन इसके अदृश्यक से निर्धारित होता है। दूरदर्शी कितना कोणीय विभेदन कर रहा है, कितना डिफरेंस कर रहा है, यह उसके अदृश्यक से निर्धारित होता है। अदृश्यक द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब में जो तारे विभेदित नहीं हो पाते हैं, वे नेत्रिका द्वारा उत्पन्न आवर्धन द्वारा भी विभेदित नहीं हो सकते हैं। नेत्रिका का प्रारंभिक उद्देश्य अदृश्यक द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब को और अधिक आवर्धित करना होता है। ठीक है? एक उत्तल लेंस पर गिरने वाले एक समांतर किरणपुंज पर विचार करें। ठीक है? एक उत्तल लेंस जो अदृश्यक का काम करेगा, एक उत्तल लेंस पर गिरने वाले एक समांतर किरणपुंज पर विचार करें।
यदि लेंस विपथन के लिए पूर्ण रूप से संशोधित है, लेंस जो है वह विपथन के लिए पूर्ण रूप से क्या है, संशोधित है, तब ज्यामिति प्रकाशी के अनुसार किरण पुंज एक बिंदु पर फोकसित होगा। अगर उत्तल लेंस विपथन के लिए पूर्ण रूप से संशोधित है, प्यूरिफाई है, तो किरण पुंज एक बिंदु पर फोकसित होते हैं। कैसे? ज्यामिति प्रकाशिकी के अनुसार। एक उत्तल लेंस पर गिरने वाले एक समांतर किरण पुंज पर विचार कीजिए। यदि लेंस विपथन के लिए पूर्ण रूप से संशोधित है, तब ज्यामिति प्रकाशिकी के अनुसार किरण पुंज जो होगा वह एक बिंदु पर फोकसित होगा। लेकिन विवर्तन के कारण किरण पुंज एक बिंदु पर फोकसित होने के बजाय एक परिमित क्षेत्रफल में फोकसित होगा। विवर्तन जब उसमें हो जाएगा, विवर्तन की घटना उसमें शामिल हो जाएगी, तो अब किरण पुंज जो है एक बिंदु पर फोकस नहीं हो पाएगा। किरण पुंज जो है एक बिंदु पर फोकसित होने के बजाय एक परिमित क्षेत्रफल में फोकसित होगा। इस कंडीशन में, इस दशा में विवर्तन के प्रभाव को एक समतल तरंग को उत्तल लेंस में से पहले रखे वृत्ताकार द्वारक पर आपतित कराकर ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर आपको इस कंडीशन में विवर्तन के प्रभाव को देखना है, तो इस दशा में विवर्तन के प्रभाव को एक समतल तरंग को उत्तल लेंस द्वारा पहले रखे वृत्ताकार द्वारक पर आपतित कराकर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, देखें ध्यान से फिगर। यह उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है। इससे प्रकाश गुजार कर हम प्राप्त कर सकते हैं। उत्तल लेंस पर आपतित प्रकाश का एक समांतर किरण पुंज, उत्तल लेंस पर आपतित प्रकाश का एक समांतर किरण पुंज विवर्तन प्रभाव के कारण, यह देखें, यह जो बना है यह विवर्तन प्रभाव के कारण बना है। विवर्तन प्रभाव के कारण किरण पुंज का लगभग 0.61 लैम्डा f/a त्रिज्या के धब्बे के रूप में फोकसित हो जाता है। किरण पुंज जो है वह एक धब्बे के रूप में फोकस होगा, और वह धब्बे की वैल्यू क्या होगी? तो 0.61 लैम्डा f/a की त्रिज्या के धब्बे के रूप में यह फोकसित होगा। तो आप देख रहे हैं कि विवर्तन के कारण किरण पुंज जो है एक बिंदु पर, एक पॉइंट पर फोकसित होने के बजाय एक परिमित क्षेत्रफल में फोकसित हो रहा है। इस कंडीशन में विवर्तन के प्रभाव को एक समतल तरंग को उत्तल लेंस से पहले रखे वृत्ताकार द्वारक पर आपतित कराकर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो संगत विवर्तन पैटर्न का विश्लेषण कैसे बन रहा है, इसका व्याख्या जो है पेचीदा है, विश्लेषण पेचीदा है, लेकिन सिद्धांततः एकल झिर्री विवर्तन पैटर्न, एकल झिल्ली विवर्तन पैटर्न के विश्लेषण करने के समान ही है। अगर साधारण रूप से बात की जाए तो जिस तरह से आपने सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पढ़ा था, एकल झिर्री विवर्तन पैटर्न के विश्लेषण करने के समान है। विवर्तन के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए फोकस समतल पर बनने वाले पैटर्न की एक केंद्रीय दीप्त क्षेत्र होगा। विवर्तन के प्रभाव को अगर देखते हुए हम अध्ययन करें, तो अब एक प्रकाश जो है एक बिंदु पर फोकस होने के बजाय जो है
एक केंद्रीय दीप्त होगा और चारों ओर अदीप्त दीप्त संकेंद्रीय वलय से घिरा होगा। दीप्त अदीप्त दीप्त इस तरह से जो है संकेंद्रीय वलय के रूप में घिरा हुआ दिखाई देगा। केंद्रीय जो होगा वह दीप्त होगा, उसके बाद अदीप्त होगा, फिर दीप्त होगा। इस तरह से जो है आपको मिलेगा। तो आप देख रहे हैं कि विवर्तन पैटर्न का विश्लेषण पर्याप्त पेचीदा है। सिद्धांतः यह एकल झिल्ली विवर्तन पैटर्न के विश्लेषण करने के समान है। विवर्तन के प्रभावों को ध्यान में रखते हुए फोकस समतल पर बनने वाले पैटर्न में एक केंद्रीय दीप्त क्षेत्र होगा जो चारों ओर से अदीप्त तथा दीप्त संकेंद्रीय वलयों से घिरा होगा, जैसा फिगर में देख रहे हैं आप। विश्लेषण से ज्ञात होता है, विस्तृत विश्लेषण से ज्ञात होता है कि जो केंद्रीय दीप्त क्षेत्र है इसकी त्रिज्या जो होगी वो R0 बराबर होगी 1.22 लैम्डा एफ बटा 2a। केंद्रीय दीप्त क्षेत्र की त्रिज्या R0 बराबर 1.22 लैम्डा एफ बटे 2a। 2 से भाग दे देंगे तो 0.61 लैम्डा एफ बटे a होगा। ठीक है, तो जो केंद्रीय या केंद्र में सेंटर में जो दीप्त फ्रिंज बन रहा है उसकी त्रिज्या R0 बराबर 0.61 लैम्डा एफ बटा a। जहाँ एफ जो है लेंस की फोकस दूरी है, एफ क्या है? लेंस की फोकस दूरी है, तथा 2a जो है वह वृत्ताकार द्वारक का व्यास है। 2a क्या है? वृत्ताकार द्वारक का व्यास है, या फिर इसको कह सकते हैं लेंस के व्यास में जो भी कम हो वही है। ठीक है, तो यह अदृश्यक से बनने वाला प्रतिबिंब जो दिख रहा है वो बीच में जो है दीप्त होगा और फिर अदीप्त होगा, फिर दीप्त होगा। इधर भी वही कंडीशन होगा, बीच में दीप्त होगा, फिर अदीप्त होगा, फिर दीप्त होगा। ये इस तरह से इसकी जो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज बन रही है उसकी त्रिज्या होगी R0 बराबर 0.61 लैम्डा एफ बटा a। जहाँ एफ जो है वह लेंस की फोकस दूरी है तथा 2a जो है वह वृत्ताकार द्वारक के व्यास अथवा लेंस के व्यास में जो भी कम हो वही है। ठीक है, अब इस सूत्र का अगर उपयोग देखें, उदाहरण देखें, देखें ध्यान से। जैसे यदि लैम्डा बराबर 0.5 माइक्रोमीटर हो और फोकस दूरी जो है 20 सेंटीमीटर हो, a बराबर 5 सेंटीमीटर हो, तो हम r बराबर 0.61 लैम्डा एफ बटा a में रखेंगे तो r की वैल्यू आएगी 1.2 माइक्रोमीटर। यद्यप धब्बे की साइज बहुत छोटी है, आप देख रहे हैं कि 0.5 माइक्रोमीटर और 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अदृश्यक a 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, द्वारक का व्यास 5 सेंटीमीटर है, तो इस कंडीशन में जो R0 आ रहा है, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज की त्रिज्या जो आ रही है वह 1.2 माइक्रोमीटर आ रही है। यद्यप धब्बे की साइज बहुत छोटा है, फिर भी यह प्रकाशिक यंत्रों जैसे कि दूरदर्शक या सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा ज्ञात करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। धब्बे की साइज बहुत छोटा है लेकिन यह प्रकाशिक यंत्र दूरदर्शक या सूक्ष्मदर्शी के विभेदन सीमा ज्ञात करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दो तारों को मात्र विभेदित करने के लिए, दो तारों में मात्र डिफरेंस ज्ञात करने के लिए, विभेदित करने के लिए एफ डेल्टा थीटा लगभग बराबर R0 जो बराबर होगा 0.61 लैम्डा एफ बटे a के। एफ डेल्टा थीटा बराबर R0 बराबर 0.61 लैम्डा एफ बटा a। इससे ज्ञात होता है कि डेल्टा थीटा बराबर होगा 0.61 लैम्डा बटे a।
डेल्टा थीटा बराबर, ठीक है, एफ से एफ कैंसिल, डेल्टा थीटा बराबर 0.61 लैम्डा बटे ए। अतः यदि अपदृश्यक का व्यास अधिक है, यदि अपदृश्यक का व्यास ए क्या हो, अधिक हो, तो डेल्टा थीटा उस समय क्या होगा, छोटा होगा। यदि ए का मान अधिक होगा तो डेल्टा थीटा का मान कम होगा। तो यदि अपदृश्यक का व्यास अधिक है तो डेल्टा थीटा छोटा होगा। इससे हमें पता चलता है कि यदि ए का मान अधिक है तो दूरदर्शी की विभेदन क्षमता अधिक होगी। यदि ए का मान अधिक है तो दूरदर्शी की विभेदन क्षमता जो होगी वो अधिक होगी। इसीलिए अच्छे विभेदन के लिए दूरदर्शक के अपदृश्यक का व्यास अधिक होना चाहिए। अच्छे विभेदन के लिए जो है दूरदर्शक के अपदृश्यक का व्यास अधिक होना चाहिए, तभी जो है अच्छा विभेदन हमें प्राप्त होगा, दो वस्तुओं में अंतर हमें प्राप्त होगा। ठीक है, तो डेल्टा थीटा बराबर 0.61 लैम्डा बटे ए से आपने देखा कि यदि अपदृश्यक का व्यास ए अधिक होगा तो डेल्टा थीटा का मान छोटा होगा। इससे हमें जानकारी मिलती है कि दूरदर्शी की विभेदन क्षमता अधिक होगी, ए का मान अगर अधिक हो तो। इसीलिए हम अच्छे विभेदन के लिए दूरदर्शक के अपदृश्यक का व्यास अधिक होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, यह था आपका प्रकाशिक यंत्रों की विभेदन क्षमता के बारे में। थैंक यू।